हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग इस वीडियो में फास्ट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जिन बच्चों का क्लास मिस हुआ है वो लोग डिटेल नोट्स, जो आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम का डिटेल नोट्स है, पहले उसको लिख लेंगे। और लिखने के बाद एक बार रीड करेंगे। भले समझ में ना आए, एक बार आप रीड करोगे तो आपको कुछ परसेंट, लगभग 20 से 30% आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यदि आप इस शॉर्ट वीडियो को देखते हो, शॉर्ट रिवीजन वीडियो को अगर आप देखोगे 1 से 2 बार, तो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे और आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। तो ये रिवीजन टाइप का वीडियो होगा। इसमें मेन टॉपिक कंसेप्ट आपको सिखाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है इसमें, और इस चैप्टर को कैसे आप अच्छे से अपने दिमाग में रख सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हो आयनिक इक्विलिब्रियम का। सबसे पहले आप डिटेल नोट्स लिखोगे। डिटेल नोट्स तो बहुत ज़रूरी है, आपको पूरा चैप्टर के बारे में डिटेल में जानकारी होना ज़रूरी है। उसके बाद पूरा चैप्टर कवर करने के बाद फिर अपने से पढ़ करके या आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है वीडियो देख करके, तब आपको जो है एग्ज़ाम टाइम में, जब आप नीट जेई के एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, या किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठोगे तो आपको फ़ायदा इसका मिलेगा। और अगर आप डायरेक्ट केवल शॉर्ट नोट्स पर ही डिपेंडेंट हैं तो फिर आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि डिटेल भी आपको ध्यान देना है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स, ये ध्यान देना है। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम में जो सबसे पहला हेडिंग हम लोग कवर करेंगे, जो सबसे पहला हेडिंग हम लोग कवर करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हेडिंग आप लोग लिखिएगा बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आयनिक इक्विलिब्रियम का फर्स्ट हेडिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये अल्फा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, और ये हमेशा 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल, ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल। अगर आपको अल्फ़ा निकालना है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फ़ा अगर आपको निकालना है, अगर आप अल्फ़ा निकालना चाहते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आप निकालना चाहते हो, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, ऐसे करेंगे या ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए उसको ऊपर करो, डिवाइड बाई इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर देंगे, या ऐसे आफ्टर डिसोसिएशन, जो डिसोसिएशन के पहले जो मॉलिक्यूल्स की रहा होगा उसको डिवाइड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के पहले कितने मॉलिक्यूल रहे होंगे उसको डिवाइड मारेंगे। मान लिया जैसे डिसोसिएट हुआ x मॉलिक्यूल, जा करके प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट हुआ, और इनिशियल मोल मान लेते हैं या इनिशियल अमाउंट मान लेते a है, तो ऐसे कर सकते हो, x/a कर सकते हो। मतलब जितना डिसोसिएट हुआ उसको ऊपर डिवाइड बाई डिसोसिएशन के पहले कितना अमाउंट था डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा अल्फ़ा। और आपको पता होना चाहिए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर कहीं भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए अल्फ़ा = 1 होगा। और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फ़ा का वैल्यू होता है <1 होता है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट न्यूमेरिकल में दिया तो अल्फ़ा 1 मान लेंगे, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो अल्फ़ा का वैल्यू दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू 1 नहीं ले सकते, 1 से कम होगा। उसके बाद जो सेकेंड हेडिंग आपको ध्यान देना है, जो सेकेंड हेडिंग आपको इस चैप्टर में ध्यान देना है, वो है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड
ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। सेकेंड हेडिंग हम लोग देखते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखो बच्चों, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की अगर हम लोग बात करें तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट, AB2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट, AB3 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन और अल्फा के बीच में रिलेशन डेराइव कर सकते हैं। जैसे मान लिया कोई AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, AB, और जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, A पर प्लस चार्ज हो जाएगा और B पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है, तो अप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लीकेबल है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो एसोसिएट ही नहीं होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में केवल डिसोसिएट ही रहेगा। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लीकेबल है। मान लिया कोई AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, टूट करके A+ और B- में कन्वर्ट हुआ, तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका मान लेते हैं C है, और अभी A कुछ नहीं बना, B कुछ नहीं बना, लेकिन थोड़े समय के बाद मान लेते हैं C में से C अल्फ़ा निकला, तो A बन गया C अल्फ़ा और B बन गया C अल्फ़ा। तो अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया जाए तो क्या पढ़े हो, लॉ ऑफ मास एक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यही हम लोग पढ़े हैं। तो अगर देखा जाए A का कितना कंसंट्रेशन दिया है C अल्फ़ा, और B का, B नेगेटिव का भी कितना दिया है C अल्फ़ा, और डिवाइड बाई C माइनस C अल्फ़ा, तो नीचे C आप कॉमन ले लोगे, ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं C अल्फ़ा डॉट C अल्फ़ा डिवाइड बाई C को कॉमन लो तो 1 माइनस अल्फ़ा बच गया। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे C और C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, बचा क्या अगले पेज में बताते हैं। तो बचेगा यहाँ से K इक्वल टू हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये K का वैल्यू यहाँ हम लोग डराइव कर लिए। अब कंडीशन ये है कि अगर यहाँ अल्फ़ा बहुत कम है, इफ़ है अल्फ़ा इज वेरी 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 लेस दैन 1, तो आपको क्या करना, 1 माइनस अल्फ़ा अप्रॉक्स 1 ले लेना है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, K इक्वल टू हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर। तो इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, K बाई C। इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल टू क्या कर देंगे, अंडर रूट K बाई C। और आपको पता है कंसंट्रेशन की जगह पर आप वॉल्यूम यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लिया कि अगर कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी है तो मोल बाई वॉल्यूम तो था, तो अगर 1 मोल के लिए हम लोग बात करें तो इसका मतलब यहाँ C के जगह पर 1/B हम लोग कर सकते हैं सिचुएशन के अनुसार। तो ऐसा हो सकता है यहाँ अगर हम लोग रखें इक्वल टू, तो C की जगह पर 1/B करेंगे तो अंडर रूट कर सकते हैं ऐसे K डॉट B। इसका मतलब ये हुआ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये बता रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फ़ा का वैल्यू कंसंट्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके लिए हम लोग सॉल्व किए, AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्व किए। तो तुम्हें किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट दिया होगा, तुम्हें K इक्वल टू इस टाइप का वैल्यू तुम्हें डेराइव कर लेना है, और इसमें आप रख करके आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। C का वैल्यू दे देता, अल्फ़ा का वैल्यू दे करके K का वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को आप डेराइव करके सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ हो सकता है AB2 कर देगा तो प्रोडक्ट में जितने मोल्स होंगे उतने से हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब जैसे मान लिया 2 कैटायन है तो 2C अल्फ़ा कर देंगे, 3 कैटायन है तो 3C अल्फ़ा कर देंगे, उसी टाइप का हम लोग डेराइव करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मान लिया 2 एसिड है और दोनों एसिड का जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का रेशियो अल्फ़ा और के बीच में बताना है। तो एक फार्मूला होता है याद रखना, अल्फ़ा 1/अल्फ़ा 2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट
Ka1/Ka2। मान लिया किसी एसिड का अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 और Ka2 दो एसिड है, दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है और उसमें अल्फ़ा का उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेशियो पूछ ले, तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करके बता सकते हो। या किसी दो एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का रेशियो देगा तो Ka1 और Ka2 का रेशियो पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो। ऐसे अगर बेस को दो बेस अगर ले लिया जाए, बेस को कंपेयर करना है तो Ka के जगह पर Kb1 कर देंगे बाई Kb2 कर देंगे। तो दो बेस को कंपेयर करके अगर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 का रेशियो दिया है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेशियो दिया है, तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट का रेशियो बता सकते हो। या डिसोसिएशन कांस्टेंट का रेशियो दिया है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेशियो बता सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, तो अगर वाटर को हम लोग ब्रेक करते हैं, वाटर को ब्रेक हम करते हैं H+ तो OH नेगेटिव में टूट जाएगा। अगर इसका हमें लिखना हो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो K = क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ वाटर। अच्छा वाटर को इधर कर दें तो K × एक्टिव मास ऑफ वाटर = हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और डॉट OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, और K × वाटर को हम लोग बोलते हैं KW, यही आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। और ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डॉट OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। और ये जो है वैल्यू होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का 10⁻⁷ इंटू OH नेगेटिव का भी वैल्यू होता है 10⁻⁷, और ये आ जाएगा 10⁻14। ये कब है, ये मोल स्क्वायर यूनिट इसका डिवाइड बाई लीटर स्क्वायर, ये 825 डिग्री सेल्सियस पर होगा। मतलब अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है वाटर तो उसके लिए KW यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होगा 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर है तब ये वैल्यू होगा। और आपको पता होना चाहिए जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो K का वैल्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि आयनाइजेशन ऑफ वाटर इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो K का वैल्यू जब इंक्रीज होगा तो KW भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब KW डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो 90 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें तो KW = होता है बच्चा लोग 10⁻⁻12 मोल का स्क्वायर बाई लीटर स्क्वायर। बट ये ध्यान देना है कि KW में H+ और OH नेगेटिव दोनों इक्वल रेशियो में इंक्रीज होंगे, यानी 10⁻⁻6 H+ होगा तो 10⁻⁻6 OH नेगेटिव होगा। अरे भाई KW = यही तो आप पढ़े हो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना 10⁻⁻12। तो जितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उतने तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो 10⁻⁻12। तो अगर देखा जाए 10⁻⁻12 अगर देखा जाए तो वैल्यू कम हो रहा है, यानी अगर देखा जाए सॉल्यूशन को एसिटिक या बेसिक हो जाना चाहिए, बट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना इंक्रीज हुआ उतने OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हुआ। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर भी जो हमारा वाटर है वो क्या है, न्यूट्रल है, मतलब उसका pH 7 होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसा नहीं है कि वाटर एसिडिक या बेसिक हो जाएगा, तब भी क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा, उसके pH पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल KW का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻⁻12। तो ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। उसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे pH स्केल पढ़ेंगे। pH स्केल यानी pH को हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है।
तो पीएच स्केल को सबसे पहले दिया किसने था, ये ध्यान देना है। तो पीएच स्केल को दिए थे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था SPL सोरेनसन। अब पीएच स्केल आपको पता है, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम है तब तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा। अरे भाई 10⁻⁷ से कम नहीं खा सकते हो, ज़्यादा खा सकते हो, क्योंकि 10⁻�6 10⁻⁵ 10⁻⁴ ये 10⁻⁷ से बड़ा होता है। तो 10⁻⁷ से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर अमाउंट में ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा एसिडिक। अगर 10⁻⁷ से कम है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो इसका मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक। तो अगर देखा जाए पीएच वैल्यू निकालते समय आपको क्या क्या फार्मूला ध्यान देना है, तो पहला फार्मूला आपको ध्यान देना है पीएच निकालते समय, पीएच इक्वल टू होता है बच्चों -log 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पहला ये फार्मूला ध्यान दो। उसके बाद दूसरा फार्मूला ध्यान देना है POH इक्वल टू -log 10 बेस OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ये दूसरा फार्मूला आपको ध्यान देना है। उसके बाद तीसरा फार्मूला आपको ध्यान देना है, तीसरा फार्मूला आपको ध्यान देना है और क्या, पीएच और पीओएच दोनों को जब ऐड करोगे, पीएच प्लस पीओएच अगर ऐड करोगे बच्चों तो ये आएगा 14। तो कभी कभी पीओएच आप सॉल्व कर दे दिया जाएगा तो पीएच पूछ सकता है, या मान लिया कोई अगर बेस दे दिया न्यूमेरिकल में तो आपको पहले पीओएच निकालना है, फिर 14 से जब आप माइनस करोगे तो आपको पीएच पता चल जाएगा। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए जब इसका हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर पूछा जाए तो इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻PH। और ऐसे ही अगर तुमसे OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन पूछ ले तो इस वाले फार्मूले का एंटी लॉग वगैरह लेकर के सॉल्व जब करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻POH। तो ये 5 फार्मूला तुम्हें मिनिमम पता होना चाहिए, क्योंकि ये जब पता होगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो पीएच से रिलेटेड। ओके बच्चों, क्लियर है? बोलो। तो अभी हम लोग एक आध न्यूमेरिकल इस पर कर लेते हैं। चलो ध्यान देना, जैसे ध्यान देना बच्चों, जैसे मान लिया हमें पीएच बताना है 10⁻⁻5 कैपिटल MH2SO4 का पीएच बताना है। एक न्यूमेरिकल हम लोग इस पर ट्राई करते हैं, ध्यान देना, बहुत कंसेप्ट वाली बात है। 3-4 न्यूमेरिकल इस पर कराएंगे वेरिएशन टाइप के, जिससे सारे सवाल आप आसानी से कर ले जाओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले H2SO4 को आप ब्रेक कर दोगे। अरे भैया जब H2SO4 को ब्रेक करोगे तो 2H प्लस और SO4 पर 2- में टूटेगा। मान लिया इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, यहाँ में से मान लेते हैं C- अल्फ़ा निकला, तो बना क्या, ये 2C अल्फ़ा बन जाएगा। और ये क्या बना, ये C अल्फ़ा ही बना। क्यों 2 लगाए, क्योंकि 2 मोल्स आगे है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इतना दिया है। इसका मतलब इस सवाल में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू दिया है 2C अल्फ़ा। अब न्यूमेरिकल में डेटा में देखो, यहाँ केवल C दिया है, C मतलब मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन, तो 2 इंटू मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन यानी 10⁻⁻5। अब क्योंकि एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ जब सॉल्व किए तो 2 इंटू 10⁻⁵ है। अब जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें पता चल गया तो हम लगाएंगे पीएच का फार्मूला। तो पीएच इक्वल टू हमें पता है -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बेस 10 है, नहीं लिखते हैं तो समझ लो बेस 10 है, अगर अदरवाइज log E बेस होगा तो log 10 बेस नहीं लिखते हैं, तब भी मतलब अंडरस्टूड है कि बेस 10 यहाँ है। जब यहाँ हम लोग रखेंगे -log और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, अब की बार 2 इंटू 10⁻⁻5 फार्मूला रख दिया। अच्छा, माइनस को अभी आप बाहर ले लो, सॉल्व करोगे तो log A डॉट बी यहाँ बन रहा है ना, तो log A डॉट बी फार्मूला पढ़े हो लॉगरिथम का, log 2 प्लस log 10⁻⁻5। लॉग में अगर दिक्कत आपको है तो आप सर्च करोगे लॉग एंड एंटी लॉग बाई CM दुबे सर,
तो एक वीडियो बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही ट्रिकी टाइप का अपलोड है, 1 घंटे का है, जिसमें पूरा केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ लॉगरिथम, जहाँ जहाँ एंटी लॉग आएगा वहाँ मतलब उसको मैंने सॉल्व करने का आपको ट्रिक बताया हुआ। तो उस वीडियो को देख करके आप लॉग एंटी लॉग सीख सकते हैं। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस को भी बाहर ले लो और ये हो जाएगा log 2 और log x पर पावर n, तो पावर आगे आ जाएगा, तो माइनस प्लस पहले आगे है और -5 तो -5 हो जाएगा और इनटू log 10 बेस 10 और log 10 बेस 10 का वैल्यू होता है क्या 1 होता है, तो ये बाहर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ जब अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -log 2 और इसको प्लस कर देगा +5 और जब इसको आप सही से लिखोगे तो 5 -log 2 हो जाएगा और 5 और log 2 का वैल्यू तुम्हें पता है पहले से 0.30, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4.7 ये आ जाएगा pH, सॉल्यूशन का pH आ गया कि ना 4.7। तो इस तरीके से किसी भी एसिड का जो इंडिविजुअल कोई एक एसिड दिया हुआ है उसका हम लोग pH आसानी से बता सकते हैं। आपको इंडिविजुअल सॉल्यूशन का pH निकालना आना चाहिए, आप 2 एसिड को मिक्स कर दे तब pH आना चाहिए, आपको 2 बेस मिक्स कर दिया जाए तो pH आना चाहिए, एसिड बेस मिला दें तब कैसे pH निकालेंगे, तो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है 10 टू द पावर -2 मान लेते हैं कैपिटल M कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मान लेते हैं यही है, इसका pH हमें बताना है। तो कैसे इसका pH हम लोग निकाल पाएंगे, तो देखो करते क्या हैं बच्चों, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप ब्रेक कर दो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब बच्चा लोग ब्रेक करेंगे तो 9th 10th में ही ब्रेकिंग सिखाया गया है। कई बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमको ब्रेकिंग नहीं पता है, चलो बताते हैं ब्रेकिंग ऑफलाइन क्लास में। तो अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक किया, अब यहाँ बहुत सिंपल क्या करेंगे, यहाँ अगर देखा जाए मैं डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ मोलर कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2 m दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 2C अल्फ़ा, तो इसका मतलब OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 2C अल्फ़ा दे दिया है। तो 2 ऐसे रखो और C का वैल्यू कितना है बच्चों 10 टू द पावर -2, अल्फ़ा जब ना दिया हो तो 1 मान लेंगे क्योंकि ये है क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा का वैल्यू होता है 1। तो इसका मतलब यहाँ गिवन है कितना 2 × 10 टू द पावर -2। अब आपको यहाँ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन दिया है ना, तो यहाँ आप pH नहीं पहले पाओगे, आपको सबसे पहले POH निकालना है। तो POH इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़े हो -log 10 बेस OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब आप रख दो तो -log और 2 × 10 टू द पावर -2 ऐसे। तो अगर हम लोग देखें तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस को भी बाहर ले लो तो log 2 और प्लस हो जाएगा log 10 टू द पावर -2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस को भी बाहर रखो, log 2 और log x पर पावर n तो 2 आगे आ जाएगा माइनस के साथ, तो -2 log 10 और log 10 का वैल्यू हमें पता है होता है 1। इसका मतलब ये माइनस को जब अंदर ले जाओगे तो इसको माइनस करेगा और 2 को प्लस कर देगा, तो 2 - log 2 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - log 2 का वैल्यू 0.30 और हो जाएगा 1.7। ये अभी आया क्या, ये POH आया है। तो तुम्हें पता है pH बराबर, तो 14 में से POH को माइनस कर दो, तो 14 माइनस करोगे 1.7 तो क्या हो जाएगा 12.3, यह आंसर हो जाएगा। तो इसका pH आ गया, सॉल्यूशन का pH वैल्यू आ गया। क्लियर बच्चों, ऐसे आप pH निकाल सकते हो। अब देखो अगला कंसेप्ट में आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अब मैक्सिमम लोग इसमें फंस जाते हैं, जैसे मान लिया 10 टू द पावर -8 m HCl का अगर कोई pH पूछ ले, या ऐसा भी दिया जा सकता है 10 टू द पावर -8 m NaOH का अगर कोई pH पूछ ले, तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं यहाँ आकर के। तो जब ऐसे इस जगह आपको pH अगर निकालना हो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अगर pH बताना हो,
तो क्या करेंगे, आप ऐसे करते हो, अगर HCl को आप ब्रेक करेंगे तो HCl को अगर आप ब्रेक करते हैं तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। अब यहाँ अगर देखा जाए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू गिवन है 10⁻⁻8, क्योंकि n मतलब 1 हो गया और अल्फा मतलब 1, तो केवल C बचा, तो 10⁻⁸ मोल पर लीटर यानी मोलरिटी दिया है। तो इसका मतलब जब आप pH निकालते हो तो वो लोग ऐसे करेंगे, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वाले फार्मूले में वैल्यू रख दिया, तो माइनस लॉग और 10⁻⁸, तो लॉग x पर पावर n, तो ये -8 आगे आएगा, माइनस आगे पहले से है तो प्लस बन जाएगा, तो 8 इंटू लॉग 10⁻10, और log 10⁻10 का वैल्यू तुम्हें पहले से पता है 1, तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा 8, तो pH इक्वल टू आ गया 8। तो अब बताओ ये एसिड है, क्या इसका pH 8 आएगा? नहीं, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फंस जाएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर है तो आप pH यहाँ गलत निकालने लगोगे। तो अब ध्यान देना, क्यों pH आखिर में गलत आ रहा है। मेथड तो हम लोग सही अप्लाई किए, लेकिन कहाँ गलती आ रहा है। अच्छा देखो, इसमें वाटर भी तो होगा, इसमें वाटर होगा, और आपको पता है कि वाटर भी ब्रेक होगा तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है, और कोई अगर वाटर न्यूट्रल है जिसका pH 7 है, इसका मतलब उसमें 10⁻⁷ H प्लस आयन भी है और 10⁻⁷ हाइड्रोक्साइड आयन भी है। अब एसिड का pH निकाल रहे थे, एसिड में H प्लस आयन का वैल्यू इतना था 10⁻⁸ था, और वाटर खुद उसमें जो मिला हुआ है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ है। वाटर में जो हाइड्रोजन आयन है 10⁻⁷ है, और एसिड में जो H प्लस आयन है वो 10⁻⁸ है। हमने 10⁻⁷ को नेगलेक्ट करके केवल 10⁻⁸ के आधार पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया, और जबकि अगर देखा जाए 10⁻⁷ बड़ा वैल्यू है 10⁻⁸ से, और बड़े वैल्यू को नेगलेक्ट करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो कैसे आंसर सही आएगा? नहीं, छोटा के अनुसार सॉल्व कर रहे हो, बड़ा वैल्यू नेगलेक्ट कर दिए तो कहाँ आंसर सही आने वाला है, तो आंसर आपका आएगा गलत। तो सही करने के लिए आपको करना क्या है, वाटर के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ऐड करेंगे तो टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मिलेगा, फिर आप pH वाला फार्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे। तो ये ध्यान देना, नोट में आप लिख भी सकते हो कि इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आर बेस आर गिवन, न्यूमेरिकल में दिया हो, गिवन इन रेंज, किस रेंज में दिया हो, इन रेंज ऑफ 10⁻⁸ टू 10⁻⁻14, इस रेंज में अगर दिया है, क्योंकि ये 10⁻⁷ से छोटा वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, तो आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टोटल निकालना है, तो क्या करोगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो एसिड का दिया है वो, और प्लस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो वाटर का है वो, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और ऐसे ही अब ये बेस है तो ऐसे ही OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन टोटल अगर निकालना है तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बेस का जो न्यूमेरिकल में गिवन है और प्लस OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन वाटर को ऐड करने के बाद फिर आप pOH निकालेंगे। जैसे मान लिया मैं इस न्यूमेरिकल को कर रहा हूँ पहला HCl वाला, तो यहाँ मान लेते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें मिला, कितना मिला, एसिड का दिया है 10⁻⁸ और वाटर का खुद का है 10⁻⁷। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁷ को मैं कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बच गया 0.1, तो 1 प्लस 0.1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया कितना 1.1 इंटू 10⁻⁻7, इतना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। लग रहा केवल इतना, बट वाटर का भी तो उसमें पड़ा हुआ है, तो वाटर के वजह से इतना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। तो जब हम लोग pH वैल्यू निकालेंगे तो pH इक्वल टू, अब क्या करेंगे, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यही तो फार्मूला है, तो क्या करोगे बच्चों, माइनस लॉग
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना 1.1 इंटू 10⁻⁻7। अब माइनस को अभी बाहर लो, log a डॉट बी का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या करोगे, माइनस को अभी बाहर लो तो क्या हो जाएगा log 1.1 और प्लस log 10⁻⁻7। अच्छा अभी माइनस को आप बाहर लो, माइनस को बाहर लिया, log 1.1 अब log x पर पावर n, तो n log x आ जाएगा ना, और माइनस आगे आएगा, प्लस पहले से है तो माइनस हो गया, -7 log 10, और log 10 का वैल्यू तुम्हें पता है क्या होता है 1। तो जब माइनस आगे जाएगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो 7 माइनस log 1.1। log 1 का वैल्यू 0, बट log 1.1 का वैल्यू तुम्हें पता है, और मैं ट्रिक में बताया था कि ये ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से pH आएगा 7 माइनस log 1.1, और 7 माइनस log 1.1 का वैल्यू 0.0414 होता है। तो लगभग जब इसको सॉल्व करोगे तो 6.95 अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा pH वैल्यू पहले का। ऐसे ही आप इसका भी आप निकालेंगे 10⁻⁻8 NaOH का निकाल लेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे, ये होमवर्क है HW, इसका आप निकालोगे। इसका वैल्यू 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। सिंपली क्या करेंगे, अब की बार टोटल हाइड्रोक्साइड आयन में बेस का 10⁻⁸ दिया हो, वाटर वाला 10⁻⁷ जोड़ लेना है, तब जो आएगा तब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों, इतना ध्यान देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नोट में कुछ पॉइंट ध्यान देना, और ये 12th में भी ज़रूरत पड़ेगा जब आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे 12th में भी इसका रिक्वायरमेंट है। ये जो नोट वाला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना। नोट में अगर देखा जाए एसिडिटी की अगर मैं बात करूँ, एसिडिटी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे उसकी एसिडिटी उतना बढ़ती जाती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के ए वैल्यू। अरे भाई के ए का अपोजिट होता है पी के ए। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी ओ एच, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी एच, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओ एच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। मतलब अगर आपको एसिडिटी कंपेयर करना है तो इनमें से किसी का अगर आर्डर दिया है तो आप एसिडिटी आर्डर बता सकते हो, या एसिडिटी आर्डर दे करके इनमें से किसी का आर्डर पूछ सकता है। डायरेक्ट कोई देगा तो कोई पूछेगा, तो आपको रिलेशन जब पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डील कर सकते हो। अगर नहीं पता है रिलेशन तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऐसे अगर बेसिसिटी की बात किया जाए बच्चा, अगर बेसिसिटी की बात किया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। भैया हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उसका उतना ज़्यादा होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल KB डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल PKB, इसका उल्टा KB का उल्टा PKB हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल pH वैल्यू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर देखा जाए तो POH वैल्यू हो जाएगा आपकी बार, ठीक है। और कितना हुआ 2 2 4, हाँ। और अगर देखा जाए हाइड्रोजन आयन को कंपेयर किया जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ऐसे ध्यान देना, 3 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है और 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो बेसिसिटी आर्डर भी आप कंपेयर कर सकते हो, इनमें से अगर कुछ भी दिया है तो आप बेसिसिटी आर्डर भी कंपैरिजन आसानी से कर सकते हो। बात समझ में आया यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान देना बच्चों, ये एक फार्मूला आपको ध्यान देना है, और इसी के आधार पर आपको न्यूमेरिकल माइनस करना होगा। जैसे मान लिया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर पता चल जाए तो ये फार्मूला क्या होता, एन अल्फा, एन मतलब नॉर्मेलिटी, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या इक्वल टू होता है स्मॉल n c अल्फा। स्मॉल n क्या है, बैलेंसी फैक्टर,
मतलब कितना H+ आयन दिया या कितना OH नेगेटिव आयन दिया, वो हो जाएगा स्मॉल n। और C क्या है, मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऐसे अगर OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन तुम्हें निकालना हो तो कैपिटल N अल्फा ये भी होगा, कैपिटल N अल्फा होगा। कैपिटल N मतलब नॉर्मेलिटी, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इक्वल टू हो जाएगा NC अल्फा यहाँ भी। n स्मॉल n क्या है, बैलेंसी फैक्टर, C क्या है, मोलरिटी, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस फार्मूले से आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर अल्फा का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी के बराबर है। अगर अल्फा का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन नॉर्मेलिटी के डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देना, अगले स्लाइड पर चलते हैं, देखना। जैसे मान लिया अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, इफ pH ऑफ सॉल्यूशन, pH ऑफ सॉल्यूशन इज, मान लेते हैं किसी सॉल्यूशन का pH दे दिया है 4 दे दिया है, मान लेते हैं 4.52 मान लेते हैं दे दिया। देन फाइंड आउट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो भैया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तुम यही तो पढ़े हो क्या, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH, यही तो पढ़े हो। तो क्या करोगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू कर दोगे 10⁻⁻⁴.52, ऐसे कर देना। बट ये ऑप्शन में आपको दिखेगा ही नहीं, जो आप कर दिए फटाक से, ये ऑप्शन में आपको दिखेगा ही नहीं। तब क्या करोगे, तो आपको मैं ट्रिक बताया हूँ लॉगरिथम वाले वीडियो में, और यहाँ भी सॉल्व करते समय बता देता हूँ शॉर्टकट में। अब जो माइनस में आगे डिजिट है डेसिमल के राइट लेफ्ट साइड में जो है, उसको क्या करेंगे, -4, इसमें से -1 माइनस करो तो ये हो जाएगा -5, ऐसे लिख दो। और 1 में से डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले डिजिट को माइनस करो तो 1 माइनस 0.52, तो बचा कितना, 0.48 बचा। तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे ऐसे 10⁻⁻5 इंटू 10⁻0.48 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये ऑप्शन में आपको दिखेगा ही नहीं, आपको सिंप्लीफाई करके एकदम सिंपल वे में उसको लिख करके तब ऑप्शन मैच कराना है। अब इसको क्या करेंगे, आपको पता है log 10⁻³ का वैल्यू पता है क्या, 0.48 होता है। तो जब इसका एंटी लॉग लोगे तो 3 इक्वल टू हो जाएगा 10⁻0.48। अरे भाई एक फार्मूला पढ़े हो, log e⁻x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू क्या हुआ था, e⁻y। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करके हमने ये लिख दिया। इसका मतलब इतने के जगह पर इतना लिख सकते हैं, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻⁻5। दिस इज योर आंसर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, तो इस टाइप का भी न्यूमेरिकल आएगा, और ये जेई नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में तो इस लेवल का क्वेश्चन ही टीचर नहीं देगा, स्कूल लेवल पर जेई नीट लेवल में इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं तो बच्चा फंस जाएगा। अगर ऐसा, अगर बहुत अगर ये नहीं दिया होता, ऐसा दे देता तो बहुत आसान था। इफ pH इक्वल टू 2 देन फाइंड आउट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो कुछ करना ही नहीं है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻ pH, तो 10⁻⁻2, बस आंसर हो गया। लेकिन अगर डेसिमल में दिया है, पॉइंट में दिया है, तब आपको इस मेथड से उसको सिंप्लीफाई करके तब ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मतलब यहाँ मैथमेटिक्स लग गया है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए। और जब आप ऐसे दिक्कत में फंसो, लॉग एंटी लॉग का लफड़ा आने लगे, तो आपको तुरंत सर्च करना है लॉग एंड एंटी लॉग बाय CM दुबे सर, तो तुरंत आ जाएगा लॉग एंटी लॉग का वीडियो और पूरा डिटेल। अगर एक बार दो बार देखोगे और उसको अप्लाई करने का कोशिश करोगे तो तुम्हें लॉगरिथम में दिक्कत होने वाला नहीं है। 11th में हो तो 12th में भी तुम्हें फ़ायदा मिलने वाला है, तो ये ध्यान देना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
तो अब उम्मीद करते हैं कि इंडिविजुअल अगर कोई भी सॉल्यूशन दे दिया जाए, उसका तुमसे चाहे पीएच पूछा जाए, चाहे पीओएच पूछा जाए, चाहे पीएच दे करके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछा जाए, चाहे पीओएच दे करके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछा जाए, सारा तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन, और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम तक हम लोग कवर कर ले जाएं। अब देखो अगला जो टॉपिक आपको समझना है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट है क्या? अगर कॉमन आयन इफेक्ट की बात किया जाए तो ये होता क्या है? देखो इसमें अगर मान लिया कोई जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये ब्रेक होगा तो ऐसे ब्रेक होगा, NH4+ और OH निगेटिव में ऐसे टूटेगा। अगर मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl इसमें मिला दें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अब ये केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं आएगा। तो ये कैसे टूटेगा? NH4+ और Cl-। तो जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में बच्चा, जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाएं, और कंडीशन ये है कि दोनों में से एक आयन कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कैसे, क्यों डिक्रीज हो जा रहा है? रीजन ये है कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज होगा तो अमोनियम आयन दिया, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी अमोनियम आयन कॉमन है, तो जब ये टूटेगा तो अमोनियम आयन प्रोडक्ट साइड में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, और प्रोडक्ट साइड में जब कंसंट्रेशन बढ़ रहा मतलब अमोनियम आयन ज़्यादा बनने लगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। लीच एटलियर प्रिंसिपल लग रहा है। तो रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो एसोसिएट होगा नहीं, क्योंकि उसका नेचर है डिसोसिएशन होने का। तो फिर बेचारा बचा कौन? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा बहुत डिसोसिएट जो होना चाह रहा था वो फिर एसोसिएट होने लगेगा, मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं क्या? कॉमन आयन इफेक्ट। कंडीशन ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है, और दोनों में से एक का जो आयन है वो क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो हम चाहें तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। व्हेन इन ए सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसी मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग क्या होना चाहिए? हैविंग एट लीस्ट वन कॉमन आयन, एक कॉमन आयन होना ही चाहिए। हैविंग एट लीस्ट वन कॉमन आयन, एटलीस्ट वन कॉमन आयन आर मिक्स्ड या ऐड करें, देन तब क्या होगा? देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, इस इफेक्ट को बच्चों बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉमन आयन इफेक्ट। इसी को हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था कॉमन आयन इफेक्ट में। ठीक है, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शॉर्टकट में रिवीजन करना है ना, जल्दी जल्दी कवर करेंगे तभी हो पाएगा, ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे तो हो ही नहीं पाएगा। चलो अगला देखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर। किसी मिक्सचर का हम लोग पीएच कैसे निकालेंगे? देखो हम लोग अभी इंडिविजुअल सॉल्यूशन का मिक्सचर पीएच निकाल रहे थे। अब हम लोग दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को जब मिक्स कर देंगे तो मिक्सचर बनेगा, तो उसका पीएच निकालेंगे। तो पहला कंडीशन ये है बच्चों कि जब एसिड मिक्स किया जा रहा हो, एसिड, व्हेन ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड आर मिक्स्ड। पहला कंडीशन ये है कि क्या मिला रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हैं।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे, 2-3 सॉल्यूशन है। तो मान लेते हैं पहला जो एसिड है उसकी नॉर्मेलिटी N1 वॉल्यूम B1 है, दूसरा जो सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी N2 वॉल्यूम B2 है, और ऐसे 2-3 मिलाते जाएंगे तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी मान लेते हैं NR है, और वॉल्यूम ऐड हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस ऐसे डॉट डॉट ऐड होता चला जाएगा। तो जब ऐसे हम लोग एसिड 1 एसिड 2 मिलाएंगे तो मिक्सचर बनता जाएगा। तो यहाँ NR इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N1 B1 और प्लस N2 B2, और डिवाइड कर देंगे कितने से, B1 प्लस B2 प्लस डॉट डॉट ऐसे करते जाएंगे ऐसे, तो NR आपको निकल जाएगा। नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको नॉर्मेलिटी पता चल गया, अगर आपको नॉर्मेलिटी पता चल गया तो फिर आपको पता हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू N अल्फा यानी NR, अल्फा का वैल्यू तो 1 ही होगा। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर पता चला तो pH आप आसानी से निकाल लोगे कि नहीं, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वाले फार्मूले से, तो pH आप बता सकते हो। ये था पहला केस, पहला कंडीशन। उसके बाद कंडीशन नंबर 2, अब की बार हम लोग केवल बेस मिलाते हैं, व्हेन ओनली स्ट्रॉन्ग बेस आर मिक्स्ड। अब की बार हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस केवल मिक्स करेंगे। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करेंगे बच्चों, तो मान लेते हैं फिर वही कंडीशन, मान लेते हैं कोई एक बेस है और दूसरा बेस है, और पहले वाले बेस का नॉर्मेलिटी मान लेते हैं N1 B1 है, और दूसरे वाले बेस का नॉर्मेलिटी मान लेते हैं N2 B2 है, N2 B2 है। तो जब मिक्स किया तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी मान लेते हैं NR है, और वॉल्यूम जुड़ जाएगा B1 प्लस B2, ऐसे 2-3 ऐड करते जाएंगे। तो अगर देखा जाए NR जो आएगा यहाँ क्या, वही सेम N1 B1 और प्लस N2 B2, और डिवाइड कर देंगे कितने से, B1 प्लस B2। और यहाँ जो NR आया है बच्चों वो क्या है, वो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि बेस मिला रहे हैं। अब यहाँ तुम डायरेक्ट pH नहीं निकाल पाओगे, तुम्हें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, पहले POH निकालना पड़ेगा। तो POH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। और जब POH तुम निकाल लिए तो pH बराबर हो जाएगा 14 में से क्या करोगे, आपको POH माइनस कर देना है, तो तुम्हें pH पता चल जाएगा। तो ये रहा सेकंड केस, जब हम सॉल्यूशन को मिक्स करें और सॉल्यूशन क्या हो, बेसिक सॉल्यूशन हो, 2 या 2 से अधिक बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो उसका हम लोग pH आसानी से बता सकते हैं। या 2 या 2 से अधिक एसिड को मिक्स करेंगे तो उसका pH बता सकते हैं। मेन है NR निकाल लो, और NR ही हाइड्रोजन आयन है या OH नेगेटिव आयन है, तो फिर अपना फार्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान देना। अगला अगर हम लोग बात करें तो अब की बार हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करते हैं, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर मिक्स्ड। अब की बार हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करेंगे तो आपको पता एसिड और बेस अगर मिलता है तो बनता क्या है, साल्ट और प्लस वाटर बनेगा, और इसी का pH हमें निकालना रहता है साल्ट का। तो पहला कंडीशन ये बनेगा, मिली इक्विवेलेंट हम दोनों का इंडिविजुअल निकाल लेंगे। अरे भाई एसिड का कुछ होगा नॉर्मेलिटी, मान लेते हैं एसिड का नॉर्मेलिटी है Na और वॉल्यूम है Ba, बेस का नॉर्मेलिटी रहा होगा Nb और वॉल्यूम है Bb, ऐसे। तो एसिड और बेस का मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे। मिली इक्विवेलेंट मतलब नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अरे हम लोग पढ़े हैं नॉर्मेलिटी वाले चैप्टर में ना, नॉर्मेलिटी पहला चैप्टर में, 11th में पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और 12th में पढ़े हैं सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें भी पढ़ना है। तो क्या करना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मान लिया आपने निकाला, और वो अगर बराबर हो गया तब तो दिक्कत है नहीं है, न्यूट्रल सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अगर कम या ज़्यादा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड पहले बताओ कैसे निकालेंगे, Na इंटू Ba कर देंगे, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ
बेस कैसे निकालेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकालना तो NB और BB कर दो, इसका वैल्यू तो दिया ही होगा न्यूमेरिकल में। और उसके बाद अब क्या करेंगे, पहला केस, इफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ज़्यादा है, किससे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस से। तो इसका मतलब जब एसिड ज़्यादा है, इसका मतलब दैट इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लेफ्ट हो जाएगा सॉल्यूशन में, थोड़ा बचा रह जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन बी कम, सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, बी कम एसिडिक हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन का pH 7 से कम आने लगेगा। इसका मतलब जो NR आएगा, NR जो निकलेगा वो क्या करेंगे, Na.Ba माइनस NB.Bb, क्योंकि भाई मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बड़ा है ना, तो बड़ा में से छोटा माइनस करके डिफरेंस लेंगे पहले, और फिर हो जाएगा Ba और प्लस Bb। तो यहाँ NR आया, और NR ही यही क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू NR यहाँ हमें मिल गया, और इस तरीके से हम लोग इसका pH आसानी से बता देंगे। दूसरा कंडीशन ये है बच्चों, दूसरा कंडीशन, अब मान लिया इफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कम हो जाए मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस से। मान लिया मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस ज़्यादा है, तो क्या होगा, दैट मीन्स मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस सॉल्यूशन में ज़्यादा लेफ्ट है, बचा हुआ है। तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन बी कम बेसिक, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो pH आना चाहिए वो 7 से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब जो NR आएगा, NR मतलब OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन जो आएगा वो क्या होगा, NB.Bb और माइनस Na.Ba, और डिवाइड मार देंगे कितने से, Ba प्लस Bb। तो यहाँ से आ जाएगा OH नेगेटिव, यानी यहाँ से हम लोग पहले निकालेंगे POH निकाल लेंगे माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन करके, और फिर बाद में pH आ जाएगा 14 माइनस POH कर देंगे। तो इस तरीके से आगे आ जाएगा pH। बात समझ में आया, बोलो, क्लियर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो इफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर हो जाए बच्चों मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस के, अगर एसिड बेस दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब सॉल्यूशन बिकम न्यूट्रल, मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल। इसका मतलब pH इक्वल टू बिना सॉल्व किए कितना, 7। ओके, चलो एक और कंडीशन आता है, कभी कभी सॉल्यूशन दे देगा और उसमें pH वैल्यू भी दे देता है और वॉल्यूम दे देता है, तब आपको कैसे मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH निकालोगे। जैसे मान लिया केस नंबर 4 में आ जाओ, मान लिया एक कंटेनर है और प्लस 2 कंटेनर है, और ये इसमें सॉल्यूशन भरा है, इसमें सॉल्यूशन भरा है। पहले वाले सॉल्यूशन में अगर देखा जाए, यहाँ pH 1 दे दिया और वॉल्यूम V1, इसका जो है pH 2 दिया है सॉल्यूशन का और वॉल्यूम V2 दिया। जब दोनों को मिक्स किए तो एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन का NR हम निकालेंगे, और यहाँ वॉल्यूम अगर देखा जाए तो V1 और प्लस V2 हो जाएगा। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी अगर निकालना है तो फार्मूला यही तो हम लोग पढ़े थे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू N1B1 और प्लस N2B2 और डिवाइड बाई B1 प्लस B2, यही हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, N इक्वल टू आप लोग पढ़े हो क्या, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH, ये तो पढ़े हो। तो इसका मतलब n के जगह पर 10 टू द पावर माइनस pH वाला वैल्यू हम रख सकते हैं, तो रख दो ऐसे। तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस pH1 डॉट B1 और प्लस 10 टू द पावर माइनस pH2
डॉट B2 और बाई कर देंगे B1 प्लस B2। तो ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आ जाएगा। मतलब नॉर्मेलिटी के जगह पर 10⁻⁻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 ⁻
तब भी नॉर्मेलिटी के जगह पर रख करके पावर लगा करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो भी न्यूमेरिकल आपको कर आ जाएगा। अच्छा, इफ वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम को सेम कर दे, वॉल्यूम आर सेम, ऑल वॉल्यूम ऑफ सेम, मतलब B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू B मान लेते हैं। तो यहाँ जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो B1 B2 B1 B2 2B हो जाएगा, 2B हो जाएगा। अरे अगर देखा जाए इसको B भी करेंगे तो कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले को, नीचे को 2B कर देंगे तो 2 कर सकते हैं, या ऐसे मान लिया बढ़ाते चले जाओ तो 10 टू द पावर PH3 और डॉट B3 और यहाँ से बढ़ाते जाओ। तो यार ऊपर जो है B1 B2 और B3 की जगह पे B करेंगे, कॉमन लिया बाहर आ गया, और यहाँ B1 B2 B3 तो 3 भी हो जाएगा। तो ऊपर वाला और नीचे वॉल्यूम कैंसिल आउट करके 3 से डिवाइड मार देंगे, तो इसका मतलब NR इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस PH1 और प्लस 10 टू द पावर माइनस PH2 और प्लस 10 टू द पावर माइनस PH3 और डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम सेम हो जाएगा तो इस ऐसे अप्लाई कर देंगे। तो अलग अगर वॉल्यूम सेम है तो B1 B2 B3 सब B मान लो और सॉल्व कर लो मैथमेटिकली, जो आ जाएगा आंसर कर देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से 4 कंडीशन है जिसमें सॉल्यूशन को मिक्स करके भी हम लोग pH आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बताएंगे अगला कॉन्सेप्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अगर एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात हम लोग करें तो बहुत ही सिंपल है। देखो 3 लोग थे, एक थे अर्हीनियस कॉन्सेप्ट था, एक अर्हीनियस कॉन्सेप्ट था। तो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट पहला नंबर हम इधर लिखेंगे एसिड और इधर लिखेंगे बेस। तो अर्हीनियस साहब कहे कि जो H+ डोनर होगा वो एसिड होगा, और फिर यही कहते हैं कि जो OH नेगेटिव डोनर होगा वो बेस होगा। बहुत सिंपल। तो अगर तुमसे कहा जाए अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के आधार पर बताओ एसिड क्या है, बेस क्या है, तो H+ अगर डोनर है तो एसिड, OH नेगेटिव डोनर है तो बेस हो जाएगा। किसने कहा? अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ने कहा। ऐसे ही एक होता है ब्रॉनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। एक क्या होता है? ब्रॉनस्टेड लॉरी, या इसी को लॉरी ब्रॉनस्टेड भी बोलते हैं, लॉरी ब्रॉनस्टेड कॉन्सेप्ट। ये महोदय क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि H+ डोनर मतलब प्रोटॉन, अब ये H+ डोनर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डोनर बोले, वही बात को इसने कहा कि जो प्रोटॉन डोनर होंगे, जो प्रोटॉन डोनर होंगे, प्रोटॉन मतलब H+ आयन ही प्रोटॉन होता है, तो जो प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिड होगा। मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है, केवल शब्द चेंज कर दिया है। और फिर ये कहा जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, मतलब H+ जो एक्सेप्टर होगा वो बेस होगा। अरे भाई जो H+ डोनर है वो एसिड, जो H+ एक्सेप्टर है वो बेस। ये किसने कहा? लॉरी ब्रॉनस्टेड कॉन्सेप्ट कहता है। और तीसरा है लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट, तीसरा है लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस ने क्या कहा कि जो मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर होगा, मतलब जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड होगा। और फिर कहा कि जो लोन पेयर डोनर होगा वो बेस हो जाएगा। तो मतलब ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब इसमें लॉरी ब्रॉनस्टेड क्या कहते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो ये आपको ध्यान देना है। और मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से सवाल बनता है? जैसे मान लिया कोई स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज है, ये ध्यान देना, कोई स्पीसीज है, अगर वो स्पीसीज H+ को एक्सेप्ट कर लिया है, H+ ले लिया है, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं।
कांजुगेटेड एसिड बोलेंगे। और अगर वो H+ निकाल दिया है अपने में से तो उसको बोलेंगे कांजुगेट बेस, उसको बोलते हैं कांजुगेट बेस, उसको कांजुगेट बेस भी बोलेंगे। अगर H+ को एक्सेप्ट किया हुआ है तो कांजुगेट एसिड बन गया, अगर H+ को डोनेट किया है तो इसका मतलब वो कांजुगेट बेस बन गया। तो किसी भी स्पीसीज का कांजुगेट एसिड और बेस तुमसे पूछा जाता है, कोई भी स्पीसीज दे देगा, बोलेगा इसका कांजुगेट एसिड क्या है, इसका कांजुगेट बेस क्या है, तो आपको आना चाहिए बताना कि इसका कांजुगेट एसिड और बेस है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वाटर, अच्छा वाटर अगर H+ एक्सेप्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O+ में, इसका मतलब ये हो गया कांजुगेट एसिड, मतलब वाटर का कांजुगेट एसिड H3O+ है, हाइड्रोनियम आयन। और अगर ये OH नेगेटिव अगर H+ ये डोनेट कर दे तो डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा OH नेगेटिव ऐसे, और ये जो OH नेगेटिव है ये कांजुगेट बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कांजुगेट बेस। तो बहुत आसान है, ऐसे बता सकते हो। अच्छा जैसे मान लिया OH नेगेटिव है, अब इसका बताओ कांजुगेट एसिड बेस क्या है। तो अगर ये H+ ऐड किया तो ये फिर दोबारा बदल जाएगा वाटर में, तो इसका OH नेगेटिव का जो कांजुगेट एसिड होगा वाटर होगा। ये ध्यान देना, किसी भी स्पीसीज का हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब OH नेगेटिव का हाइड्रोक्साइड आयन का जो कांजुगेट एसिड होगा वो H2O होगा। और अगर यहाँ से हम लोग H निकाल दें, H+ निकाल दें तो बन जाएगा O पर 2 नेगेटिव, और इसको बोलेंगे कांजुगेट बेस, मतलब हाइड्रोक्साइड का जो कांजुगेट बेस होगा वो O पर 2 नेगेटिव होगा। तो किसी का भी ऐसे बता सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं कि निकले या ऐड हो, कभी कभी ऐसा भी होगा स्पीसीज में निकलेगा ना, ऐड नहीं होगा। तो जैसे अब यहाँ जैसे H3O+ ही ले लो, यहाँ मान लिया H+ आप ऐड करो तो भैया यहाँ H+ ऐड नहीं होगा, बैलेंसी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब तभी ऐड होगा जब बैलेंसी वगैरह सही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी कि कुछ मन करे किसी में जोड़ते चले जाओ निकालते चले जाओ। तो इसका मतलब H3O+ का कांजुगेट एसिड नहीं बनेगा, लेकिन इसमें से अगर हम लोग H+ निकाल दें तो बन जाएगा वाटर। तो इसका मतलब इस स्पीसीज का हाइड्रोनियम आयन का कांजुगेट बेस है वाटर, कांजुगेट बेस है क्या, वाटर। तो किसी का भी ऐसे आप लोग कांजुगेट एसिड और कांजुगेट बेस आसानी से बता सकते हो। एक एग्जांपल और, जैसे अमोनिया है NH3, अगर इसमें आप H+ जोड़ दो तो बन जाएगा NH4 पर प्लस चार्ज, इसको बोलेंगे कांजुगेट एसिड, क्या बोलेंगे, कांजुगेट एसिड ये है। और इसमें अगर H+ आप निकाल दो, H+ यहाँ निकाल दो आप, तो ये बन जाएगा NH2 नेगेटिव, ये बन जाएगा क्या, कांजुगेट बेस बन जाएगा। तो ऐसे किसी का भी कांजुगेट एसिड और बेस आसानी से आप बता सकते हो। ओके बच्चों, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक है साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस, साल्ट हाइड्रोलिसिस, साल्ट हाइड्रोलिसिस हम लोग कवर करेंगे। साल्ट हाइड्रोलिसिस, अब देखो साल्ट हाइड्रोलिसिस की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग साल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करें तो नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा। साल्ट मतलब साल्ट, हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रो मतलब पानी, लिसिस मतलब तोड़ना। जब कोई साल्ट वाटर को ऐड करके उसको ब्रेक किया जाए, उसको आयनाइज किया जाए तो उसी को साल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। जैसे मान लिया कोई कैटायन और एनायन से बना हुआ साल्ट है, जब उसको हम पानी में डाल देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो कैटायन दे देगा और एनायन दे देगा, कैटायन और एनायन वो प्रोड्यूस करेगा।
तो हम लोग इसको ब्रेक कर दिए। अब अगर देखा जाए, अगर मान लिया हम लोग कैटायन में वाटर अगर डाल देंगे, कैटायन है और अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो भैया H प्लस OH माइनस में टूटता वाटर ना, तो क्या करोगे, कैटायन जो है OH नेगेटिव के साथ आएगा और हाइड्रोजन आयन फ्री हो जाएगा। H प्लस आयन फ्री हुआ, इंक्रीज हुआ सॉल्यूशन में। और अगर मान लिया एनायन है, तो एनायन अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर में तो H प्लस OH माइनस है ही, तो H प्लस इसके कांटेक्ट में आ गया तो एनायन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा और अब की बार क्या फ्री हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन फ्री हो गया। तो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फ्री हुआ इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होता चला गया, और अगर OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन आया तो इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक होता चला गया। तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, फिनोमिना इन व्हिच कैटायन आर एनायन ऑफ साल्ट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिडिक आर बेसिक सॉल्यूशन। मतलब एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन अगर बना रहा तो इस मतलब ब्रेकिंग को, इस लिसिस को बोलते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, फिनोमिनान इन व्हिच कैटायन आर एनायन ऑफ साल्ट, कैटायन आर एनायन ऑफ साल्ट, साल्ट का जो कैटायन एनायन है रिएक्ट विथ वाटर, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे, रिएक्ट विथ वाटर, अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या करेगा रिएक्ट करने के बाद, टू फॉर्म एसिडिक आर बेसिक सॉल्यूशन। अरे भाई देखो एसिडिक या बेसिक बनाया नहीं है, ऊपर एसिडिक बनाया बेसिक बनाया, एसिडिक आर बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज, इसी को हम लोग कहेंगे आर कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसी को, साल्ट हाइड्रोलिसिस, साल्ट हाइड्रोलिसिस, इसी को हम लोग साल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन। अब अगर देखा जाए साल्ट हाइड्रोलिसिस, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर साल्ट है, पहला नंबर ध्यान देना, इसको मिटा दे थोड़ा सा, साल्ट हाइड्रोलिसिस कब होगा, दोनों में से कोई ना कोई बी को होना चाहिए। पहला कंडीशन, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इनमें साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नॉट साल्ट हाइड्रोलिसिस, इसमें साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस जब होता है तो सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल हो जाता है, एसिडिक बेसिक बनता नहीं है। नॉट हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस हो जाए, या साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, या तो फिर साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हो जाए, तो इन तीनों में हाइड्रोलिसिस होगा, साल्ट हाइड्रोलिसिस यहाँ तीनों में होगा। बट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर साल्ट होगा तो वहाँ हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब पहली बात अगर देखा जाए फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो अगर हम लोग बात करें साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके साल्ट की बात करें स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपको पीएच वैल्यू निकालना है, पीएच फार्मूला अप्लाई करना, तो पीएच इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस हाफ पी के और प्लस कर देंगे हाफ लॉग 10 बेस सी, मतलब कंसंट्रेशन, तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे पीएच।
ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अच्छा, पी के ए क्या होगा, तो पी के ए निकालना है तो माइनस लॉग के ए, अगर के ए का वैल्यू दिया तो निगेटिव लॉगरिथम फार्मूला अप्लाई करके पी के ए निकाल लेंगे। और सी क्या है, कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी दिया होगा, निकाल लेंगे। कैसे याद रखेंगे, पीएच, यहाँ देखो बीक एसिड है तो सब जुड़ता जा रहा, 7 से ज़्यादा होता जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस तो पीएच 7 से बढ़ता जा रहा है। अब दूसरा जो आपको ध्यान देना है, सेकेंड फार्मूला, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। बहुत सिंपल, जो ऊपर वाला लिखे हो उसी टाइप का ही है। तो यहाँ क्या करेंगे, पीएच इक्वल टू 7 माइनस हाफ। अब की बार यहाँ पी के बी कर देना, हाफ पी के बी, क्योंकि वीक बेस है, पी के बी, और फिर -1/2 लॉग 10 बेस सी कंसंट्रेशन। तो ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। कैसे याद रहेगा, यहाँ देखो कैसे याद रहेगा, यहाँ वीक एसिड था तो अब 7 से ज़्यादा है, दोनों में प्लस प्लस करना पड़ा। और यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 7 से कम होना चाहिए, तो 7 में से माइनस करना पड़ा, माइनस माइनस। और यहाँ पी के बी है क्योंकि वीक बेस है, यहाँ पी के है क्योंकि वीक एसिड है। तो ये याद रखना। और एक फार्मूला ये होता है के एच, मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं, ये होता है के डब्ल्यू बाई के ए। और एक ये भी होता है के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के बी। और अगर देखा जाए के एच इक्वल टू होता है के डब्ल्यू बाई के ए डॉट के बी। तो ये 3 फार्मूला तुम्हें ध्यान देना, कभी कभी इस पर भी न्यूमेरिकल बन जाता है। अब इसमें कौन क्या है मैं बता देता हूँ। के एच क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, के डब्ल्यू क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और के ए क्या है, के ए क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ये कब अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। और ये कब अप्लाई करना है, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। और ये कब अप्लाई करना है, जब दोनों वीक एसिड भी हों और वीक बेस भी हों। ये ध्यान देना, के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड तो वीक एसिड है, के बी तो वीक बेस है, और दोनों है तो दोनों वीक हो जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग है तो उसमें हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, साल्ट हाइड्रोलिसिस होगा नहीं। तो फार्मूला आसानी से आप लर्न कर सकते हो। अगर फार्मूला आपको याद है तो न्यूमेरिकल आसानी से आप कर सकते हो, नहीं याद है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। पहला नंबर डेफिनेशन आ जाएगा, फिर न्यूमेरिकल आ जाता है, फिर एक टाइप का और आएगा सवाल, तो उसको भी बता देते हैं। जैसे तीसरा क्या है, साल्ट ऑफ दोनों वीक कर दो, वीक बेस एंड वीक एसिड। कैसे पीएच निकालेंगे, तो पीएच इक्वल टू यहाँ अगर सॉल्व करना है तो 7 प्लस हाफ पी के ए करेंगे पहले, और फिर माइनस हाफ पी के बी। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, बस। तो इसका पीएच ऐसे निकाल लेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 फार्मूला मेन है, इसके आधार पर आप सारा साल्ट हाइड्रोलिसिस पर बेस्ड अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच निकालना होगा, किसी साल्ट का, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो या दोनों वीक है, तो उसका पीएच तुमसे पूछा जाता है। इसमें के ए का वैल्यू दे देगा तो पी के ए निकाल लोगे निगेटिव लॉगरिथम करके, के बी का वैल्यू दे देगा तो पी के बी निकाल करके डायरेक्ट रखोगे, न्यूमेरिकल आ जाएगा। अगले वीडियो में न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस कराएंगे, पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग कवर करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलो अब अच्छा, एक सवाल और यहाँ से आता है। जैसे कोई सॉल्यूशन दे देगा और बोल देगा कि बताओ ये एसिडिक सॉल्यूशन है कि, कोई साल्ट एक्वा सॉल्यूशन पूछ लेगा, एसिडिक है कि बेसिक। जैसे फाइंड आउट एसिडिक आर बेसिक सॉल्यूशन ऑफ एक्वा साल्ट। कोई एक्वा साल्ट है, उसका एसिडिक और बेसिक नेचर बताना। जैसे मान लिया यही है NaCl है, तो NaCl को पानी में डालो, तो जैसे पानी में डालोगे तो कैसे टूटेगा,
Na+ और Cl- में टूटेगा। और पानी में आपके है क्या, H+ है और OH- है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो NaOH बना और प्लस HCl बना। अरे भाई पहले आयनाइज किया फिर वाटर के H+OH- जोड़ा, तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है इसका मतलब सॉल्यूशन है न्यूट्रल, इसका मतलब इसका pH हो जाएगा 7, मतलब ये मतलब लिटमस पेपर को प्रभावित नहीं करेगा। अगर मान लिया ऐसा है, देखना ध्यान से, Na2CO3 है तो इसको ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक करेंगे, 2Na+ और CO3 पर 2-। वाटर का भी तो H+ है, H+ वाटर का और OH- वाटर का जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, 2NaOH बन जाएगा प्लस H2CO3 बन जाएगा। 2NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 क्या है, वीक एसिड है। तो कौन डोमिनेटिंग है, स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेटिंग है। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। इसका मतलब इसका pH क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। तो बेसिक अगर है तो ये क्या करता है, रेड को ब्लू में बदल देता है। अगर एसिड है तो ये ब्लू को किस में कर देगा, रेड में, और ये हो जाएगा एसिड। तो याद रखना Bra, मतलब ब्लू को रेड में बदल देगा तो एसिड है, और अगर बेस होगा तो रेड को ब्लू में बदल देगा तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लिया ऐसा है NH4Cl, तोड़ो इसको तो NH4+ और Cl- में टूट जाएगा। पानी का H+ और OH- इसमें मिला हुआ है, तो इसको जब ऐड करोगे तो NH4OH और प्लस HCl, तो ये है वीक बेस और ये आपका है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कौन डोमिनेटिंग है, स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेटिंग है ना, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन। इसका मतलब pH क्या हो जाएगा, 7 से कम। मतलब ये क्या करेगा, ये ब्लू को रेड में बदल देगा। क्यों, क्योंकि ये है क्या, एसिड है। बहुत सिंपल, कोई भी साल्ट दे देगा और उसका एक्वा सॉल्यूशन का नेचर पूछेगा, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल, तो आसानी से उसको ब्रेक करो, वाटर के आयन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिएक्ट करा दो, एसिड बेस बनाओ, नेचर चेक करो, तुरंत बता दो एसिडिक है कि बेसिक है। क्लियर। चलो अगला जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे उसका नाम है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की अगर बात किया जाए, है क्या बफर सॉल्यूशन, एक्चुअल में होता क्या है, तो मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH चेंज ना हो। थोड़ा सा एसिड और बेस, कोई सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस का स्मॉल अमाउंट अगर डाल दें, H+ आयन या OH- आयन, तो उसके मतलब pH वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, लिखेंगे ऐसे, हुज सॉल्यूशन, या ऐसे लिख सकते हैं pH ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, pH डज नॉट चेंज बाई एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का कुछ अमाउंट अगर ऐड करें तो उसका pH ना चेंज हो, आर कॉल्ड, इसी को हम लोग कहेंगे आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो कई टाइप के बफर सॉल्यूशन होंगे। पहला होगा सिंपल बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो पहला एग्जाम्पल होगा सिंपल बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन, अगर हम लोग सिंपल बफर सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्या होता है, दोनों बीक हो जाएंगे तो सिंपल बन जाएगा। ये क्या होगा, एक्वस साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसके क्या एग्जाम्पल होंगे, जैसे CH3COO NH4,
ये वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ साल्ट है, तो ये सिंपल बफर सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे NH4Cl, ये भी वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ साल्ट है, तो इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा वो बफर सॉल्यूशन होगा। जैसे HCOOAg, ये भी वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ साल्ट है, तो ये भी क्या बनाएगा, ये सिंपल बफर सॉल्यूशन बनाएगा। ऐसे ही अगला होता एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ये ध्यान देना, एसिडिक तो वीक एसिड होना चाहिए, ध्यान देना है, जो रहे उसका वीक रहेगा। तो ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक मिनट, ये क्या होगा बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब मिल करके जो साल्ट बनेगा, या ऐसे कह सकते हो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ, ऐसे कह सकते हो एसिडिक बफर सॉल्यूशन, वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हो, बात एक ही है। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वही जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे यही देखो CH3COONA, अब अगर देखा जाए ये NaOH और CH3COOH से मिलकर के बना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ये साल्ट है, तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। अगर इसका pH निकालना है, pH अगर इस टाइप के सॉल्यूशन का निकालना, तो pH इक्वल टू pKa और प्लस लॉग, अब की बार करेंगे एक्टिव मास ऑफ साल्ट ऊपर और डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ एसिड। वीक एसिड है तो एसिड रखना है, ध्यान देना। एसिडिक बफर सॉल्यूशन वीक एसिड, तो pH निकलेगा pKa प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एसिड का कंसंट्रेशन, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे बेसिक बफर सॉल्यूशन की हम लोग बात कर लें। बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ क्या क्या होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए, अब की बार वीक बेस होना चाहिए, एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस जैसे मान लिया यही है, जैसे वीक बेस ये था NH4OH और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे दूसरा वाला ये हो गया NH4Cl, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो बेसिक बफर सॉल्यूशन बना देंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे इसका पिछला वाला थोड़ा यहाँ देखो एग्जाम्पल, जैसे ये है, ये वाला था, और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब इसके साथ और क्या होगा, इसके साथ अगर देखा जाए क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, इसके साथ क्या करेंगे, NaOH ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ऐसे जैसे इधर है। अब अगर इसका pH आपको निकालना है तो यहाँ pH नहीं आएगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन है ना, तो इसका आपको निकालना है क्या, POH निकालना है, तो पहले POH निकाल लेंगे। तो POH इक्वल टू क्या कर देंगे, pKb और प्लस लॉग साल्ट का एक्टिव मास ऊपर यानी कंसंट्रेशन ऊपर और डिवाइड बाई बेस का कंसंट्रेशन, ऐसे कर देंगे, तो ये POH आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, POH आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे सॉल्युबिलिटी। अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे बच्चों सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को S से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लिया AgCl है और पहले ये तो सॉलिड में था, जब इसको ब्रेक करें पानी में डाल देंगे अगर,
तो ये आयनाइज हो जाएगा। कैसे आयनाइज होगा? Ag प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना हो हमें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लिखते हैं KSP के द्वारा, और ये लिखना है तो ऐसे लिखेंगे Ag प्लस का कंसंट्रेशन और Cl माइनस का कंसंट्रेशन, और Ag प्लस का कंसंट्रेशन मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी S है इंटू S है। सॉल्युबिलिटी को S से रिप्रेजेंट करेंगे, मान लिया इसका भी सॉल्युबिलिटी S है, इसका भी सॉल्युबिलिटी S, तो KSP इक्वल टू हो जाएगा S इंटू S। तो अगर देखा जाए KSP बराबर हो जाएगा S स्क्वायर, मतलब Ag टाइप का अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो KSP इक्वल टू हो जाएगा S स्क्वायर। तो कभी कभी KSP के दे करके S का वैल्यू पूछ लेगा, तो S इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट KSP। तो मतलब रिलेशन टाइप का आ सकता है, जैसे KSP इक्वल टू S स्क्वायर, तो इसका मतलब S इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट KSP। तो इसमें कोई एक दे करके दूसरा तुमसे न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, और ऐसे तुम डेराइव भी कर सकते हो, आराम से डेराइव भी कर सकते हो। यहाँ हो सकता है 2Ag दे देता तो 2S कर देते, 3Cl दे देता तो 3S करके ऐसे डेराइव कर लेते KSP का वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लिया इस टाइप का है, अगर ऐसे मान लिया AXBY टाइप का कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयनाइज हुआ, तो ये आयनाइज होगा तो कैसे, जो बैक साइड में उसको आगे लेंगे तो X आगे लिया तो A पर पावर Y प्लस और Y आगे लिया तो B पर पावर X माइनस, ऐसे लिख दिए। तो अगर तुम्हें KSP का वैल्यू लिखना हो तो KSP इक्वल टू क्या लिखेंगे, ऐसे एक्टिव मास ऑफ Y पर प्लस और इस पर पावर X कर देंगे, और एक्टिव मास ऑफ B पर X निगेटिव, इस पर पावर Y कर देंगे, ऐसे लिखते हैं। और इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तब कैसे करेंगे, तो अब ऐसे लिखेंगे X यस पर पावर कर देंगे X, और Y यस पर पावर कर देंगे Y। अरे भाई जो मोल्स है ये X और Y है क्या, मोल है ना, तो मोल यानी अब ये हो सकता है 2 होता तो यहाँ 2S पर पावर कर देते, या 3S होता तो 3S पर पावर कर देते। इसको और अगर सिंपलीफाई किया जाए तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं X पर पावर X डॉट Y पर पावर Y, और यस को अगर हम कॉमन ले लें तो इसको बाहर लेंगे तो X प्लस Y कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो किसी का भी ऐसे हम लोग आसानी से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? KSP और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन। तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल आने का चांस रहता है, ये ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर तुमसे कहा जाए बच्चों MgCl2 ब्रेक कर दो, तो कैसे ब्रेक होगा, Mg पर 2 प्लस और 2Cl पर माइनस, इसका मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी S है, इसका है 2S, तो कैसे निकालेंगे, तो KSP इक्वल टू निकालेंगे कैसे, यस केवल ऐसे तो है, और यहाँ क्या करेंगे 2S का स्क्वायर कर देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे, अरे भाई यही तो हम लोग किए थे, 2S का स्क्वायर ही तो किए थे, तो क्या करेंगे यस इंटू 4S स्क्वायर, तो इसका मतलब हम लोग 4S क्यूब कर सकते हैं। तो KSP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 4S क्यूब हो जाएगा, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हो सकता 3S देता तो 3S का क्यूब कर देते आराम से। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से यहाँ से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर। ठीक है KSP। अब यहाँ देखो प्रैक्टिकल में भी इसका यूज है, मतलब इसके आधार पर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बता सकते हैं। देखो इफ है, एक होता है QSP और एक होता है KSP। तो Q जैसे हम लोग QC पढ़े थे और KC पढ़े थे, ऐसे यहाँ भी KSP और QSP है। तो अगर QSP है, अरे भाई जैसे हम लोग एक केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे ना KC और QC, ऐसे यहाँ है QSP और KSP। तो अगर QSP कम है KSP से, तो इसका मतलब KSP अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन हमारा है वो अनसैचुरेटेड है। जितना KSP का वैल्यू बढ़ता जाएगा हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। और अगर दोनों बराबर हो जाएं, KSP
और QSP दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तो वहाँ जब KC और QC बराबर हुआ था तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया था। और यहाँ जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो सैचुरेटेड। यहाँ जब QSP और KSP बराबर होंगे तो इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन बनेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। और अगर इफ़ QSP बड़ा है KSP से तो इसका मतलब हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो चुका है। ठीक है बच्चों, प्रेसिपिटेटेड टाइप का है। अब अगर देखा जाए पूरा चैप्टर हमने रिवाइज कर दिया, पूरे चैप्टर को हमने लगभग 1.5 घंटे में रिवीजन किया हुआ है। तो आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो, एक बार फिर से वीडियो आप देख सकते हो पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम। ऑफलाइन में तो 12 से 15 लेक्चर लग जाता, 10-12 लेक्चर लगा था, और इसको हमने 1.5 घंटे में पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर दिया, रिवाइज कर दिया। इसको आप रिवीजन करते रहो, जल्द ही हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का भी 1 शॉट रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू।